तो हेलो गाइस, आज हमारे साथ है आदित्य गौर, जो कि अभी रिसेंटली ही क्या कहते हैं एसएसबी कोलकाता से रिकमेंडेड होकर आए हैं। और आज हम इनसे थोड़ी वार्तालाप करेंगे और इनका एक्सपीरियंस जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि कैसा है इनका वहाँ का एक्सपीरियंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स, हर कोई चाहता है कि रिकमेंड हो, लेकिन हर कोई हो नहीं पाता। लेकिन हमारे बीच उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों में से एक है जिनका नाम है आदित्य गौर। तो आदित्य जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और हमारे ऑडियंस को बताइए कि कैसा रहा आपका वहाँ एक्सपीरियंस, और फिर धीरे धीरे हम उस बात को और आगे ले जाएंगे ताकि ऑडियंस को समझ में आए कि वहाँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ बात करने की। तो इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम आदित्य है और बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ। तो ये एक टैग एंट्री थी, एसएससी टैग, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी है तो एक डायरेक्ट एंट्री है और इससे हमको ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। ठीक है। तो आप ये बताइए, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये क्योंकि मेरा थर्ड वो अटेम्प्ट था। है काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट के बाद रिकमेंड होते हैं। हर कोई इतना लकी नहीं होता कि वो पहले में ही रिकमेंड हो जाए। जी, तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मैंने एनएसबी वाइजैक विशाखापट्टनम के लिए दिया था। सेम एंट्री थी, टेक एंट्री फॉर इलेक्ट्रिकल, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल ओके। इंजीनियरिंग करी है तो वहां गया था। उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट था मेरा अभी रिसेंटली एसएसबी भोपाल में, वो भी टेक एंट्री थी। और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था एसएसबी कोलकाता। ओके। तो आपके प्रीवियस रिजल्ट्स क्या रहे? सबसे पहला रिजल्ट जो सबसे पहले एसएसबी थी उसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था और वहीं से रिपीटर का बैच लग चुका था। फिर एसएसबी भोपाल गया, वहां पर रिपीटर्स के साथ खड़ा था, पर वहां हम्म। पर स्क्रीन आउट होके आया हूँ। और फिर इस तीसरी बार फिर से गया एज अ रिपीटर, लेकिन आपके सामने अब रिकमेंड होके आया हूँ। वही 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 जैसे नहीं, आपने जैसा बताया कि आप पहले कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सीखने को आपको वहाँ मिला होगा, क्योंकि वो अपने आप में एक काफ़ी एक्सपीरियंस वाली चीज़ है। और स्क्रीन इन होना भी मेरे ख्याल से टेक एंट्री में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह की वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं अराइव होते हैं या वहाँ पहुँचते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उनमें से स्क्रीन इन होना एक अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जी। अब आप एक ऐसी पोजीशन पर हैं जो बहुत कम लोगों वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो आपका क्या कहते हैं, कैसे आपने प्रिपेयर करा अपने आप को उसके लिए, जो आपकी लास्ट एसएसबी थी, और क्या आपकी अप्रोच थी कि अब की बार मैं क्या ऐसा डिफरेंट करूँगा जो मैं पिछली बार नहीं कर पाया? क्योंकि जैसा आपने कहा कि एसएसबी में स्क्रीन इन होना ही खुद एक बड़ी बात है, तो मेरा मानना यह है कि कोचिंग लेना जरूरी है अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो। पर मैं कहता हूं कि अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तो आपको जो रियल एनवायरनमेंट मिलता है एसएसबी का, वो एक कोचिंग से ज्यादा अच्छा है। वो आपको खुद ब खुद आपकी कमियां और आपकी क्या अच्छाइयां हैं वो आपको खुद सिखा देगा। मेरा मानना तो यही है। और बाकी बात रही, जैसा कि आपने कहा कि स्क्रीन इन होना ही टेक एंट्री में काफी बड़ी बात है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अभी जब मैं भोपाल गया था तो वहां पर 265 रिपोर्टिंग थे, जो कि एसएसबी सेंटर पे एक बहुत बड़ा नंबर है, और उसमें से तकरीबन 45 ही स्क्रीन इन हो पाए थे। ओके। तो अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँगा 1/5 के अराउंड, 1/5 1/6 के अराउंड ही हो पाते हैं स्क्रीनिंग। टेक तो आपकी एंट्रीज में क्या तो बिल्कुल। अप्रोच, इस बार क्या अप्रोच रही थी जो पिछले बार, या मतलब पिछले ऐसा क्या सीखा आपने पिछले अटेम्प्ट से? पिछले अटेम्प्ट से मैंने ये सीखा था कि आप मेरा मतलब साइक जो पिछली बार था वो एज कम्पेयर्ड इतना अच्छा नहीं था। फिर मतलब कुछ अच्छे सीनियर्स हैं जिनकी गाइडेंस मिली, जो इस समय आईएमए से पासिंग आउट हुई है अभी रिसेंटली दिसंबर में। तो उनसे जाना कि साइक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको काफी ज्यादा फोकस करनी चाहिए। तो साइक पे इस बार मैंने काफी ज्यादा फोकस किया। साथ ही साथ इंटरव्यू पे भी काफी ज्यादा फोकस किया मैंने, पिछली बार से ज्यादा मेहनत करी चीजों को। पिछली बार मतलब कहेंगे कि एज अ फ्रेशर मैं सोच रहा था कि ज्यादा क्या ही पूछ लिया जाएगा, तो एज सच ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था चीजों को लेकर। लेकिन इस बार अपने आप से जो क्वेश्चंस थे, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, उनको सबको एनालाइज करके क्वेश्चंस तैयार किए, उसके बेसिस पे अपने आप प्रिपरेशन करी थी।
नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि साइड पार्ट एक ऐसा पार्ट है कि आपको 12 स्टोरी लिखनी होती है बैक टू बैक, और मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी स्टोरी तक पहुंचते-पहुंचते आदमी काफ़ी ब्लैंक फ़ील करता है। हाँ, वो तो मतलब उसकी भी एक बाकी प्रैक्टिस बच्चों के साथ ऐसा ऐसा होने लगता है कि मतलब एक आइडिया जनरेट होने की बजाय वो सारे के सारे एक ही थीम पे स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं फिर। यस, ये एक कॉमन फिनोमेना है जो कि अक्सर देखा जाता है। लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उस पे स्टोरियाँ लिखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें आपको वेल प्रिपेयर्ड या प्री प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। खैर कोई नहीं, तो अब आप हमें बताइए कि आप कैसे वहाँ कोलकाता पहुँचे, मतलब एसएसबी के लिए, और क्या आपका रूटीन था, मतलब कैसे आप पहुँचे, क्या स्टे था, और फिर कैसे आपको वहाँ से एसएसबी सेंटर शिफ्ट करा? तो क्योंकि जब मैं भोपाल से स्क्रीन आउट होके आया तो थोड़ा सा डाउन फील हो रहा था, लेकिन क्या कहते हैं, तभी एसएसबी कोलकाता का एडमिट कार्ड आ जाता है। मैं और मेरा बैचमेट है पार्थ, दोनों का साथ में। और खुशी की बात ये रहती है कि दोनों का सेंटर भी सेम आ जाता है, रिपोर्टिंग डेट भी सेम आ जाती है, तो फिर दोनों दोस्त फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम साथ में जाएंगे। तो हम लोग अपने जर्नी स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि 9 जनवरी को रिपोर्टिंग थी तो हमने जर्नी स्टार्ट करी और इस तरह से प्लान करी कि हम 8 तारीख तक कोलकाता पहुंच जाएंगे, 8 जनवरी तक। तो हम लोग वहां पहुंच गए थे। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो मैं चाहूंगा सब लोगों को बताना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं जानते हैं इस चीज को। तो एसएसबी कोलकाता एक इकलौता ऐसा बोर्ड है जहां पर एसएसबी 5 नहीं 6 दिन की होती है, क्योंकि वहां पर डे जीरो भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। वहां पे डे हुँ, जीरो भी होता है, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ ज्यादा ही फॉर्मल ड्रेस में तैयार होके आ जाते हैं और उनको बेचारों को पता नहीं होता, वो डे जीरो पे ही सियालदा स्टेशन जो है वो एमसीओ रिपोर्टिंग है वहां का। फिर वो बच्चे डे जीरो को ही, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, वो बेचारे फॉर्मल में आके अपना तैयार होके खड़े रहते हैं और लोगों की तरफ देखते हैं, फिर वो उसको देख के हंस रहे होते हैं कि भाई इसको पता ही नहीं है। तो ये तो चीज थी। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है, ये मेरे ख्याल से फ्रेशर्स में ज़्यादा देखी जाती होगी एज़ कम्पेयर टू जो हाँ, रिपीटर हैं या फ्रेशर्स में प्रीवियसली तो जो जा चुके ज्यादा हैं। रहती है ये चीज, लेकिन कुछ रिपीटर्स भी हैं भोले वाले जिनको नहीं पता होता कि ऐसा भी हो रहा है। ऐसा हमने वहां पे देखा था। मतलब मैं और मेरा दोस्त पार्थ थे, हम लोगों ने चीजें पहले ही पढ़ ली थी और जो लोग गए उनसे पूछ लिया था। पर कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता था, और वो वहां पर बेचारे टाई वगैरह लगा के अपना फॉर्मल होके पूरी तरह से खड़े हैं। उनको पता ही नहीं है उनके साथ क्या होने वाला है आज। नहीं, ये आपने काफ़ी अच्छा एक प्लस पॉइंट बताया, मैं को ऐसा लगा, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस जो इसको जुड़ेगी, जो देखेगी, वो एक नोट लेके जाएगी कि हाँ, कि हमें कैसे प्रिपेयर होके जाना है और क्या-क्या बातों का हमें वहाँ ध्यान रखना है। तो डे ज़ीरो में आपसे, मतलब आपको वहाँ कैसे लेके गए? मतलब डे जीरो, कैसे? क्योंकि जो आपका रिपोर्टिंग सेंटर है वो सियालदा स्टेशन है, एमसीओ जो है वहाँ का वो हुँ, रिपोर्टिंग हुँ। स्टेशन है। फिर वहां से आपको नेवी, अपना इंडियन नेवी की जो बसेस हैं जो आएंगी आपको लेने। तो जो एसएसबी सेंटर है वो वहां से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है, जिसमें आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। तो वहाँ डे जीरो जो है उस दिन वहाँ कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ ले जाएंगे और आपको नॉर्मली, हाँ एक चीज और, क्योंकि रिपोर्टिंग 9 बजे होने वाली है तो मैं सबको ये एडवाइस करना चाहूंगा कि ब्रेकफास्ट करके जाएं, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला है। 2 बजे 3 बजे से पहले आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। 2-3 बजे जब आप वहाँ पहुंचेंगे, आपकी काउंटिंग होगी, उसके बाद आपको लंच दिया जाएगा। तो भूखे रहने से अच्छा है, क्योंकि डे जीरो पे कुछ नहीं होना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। काफ़ी अच्छी बात बताई आपने हमारे ऑडियंस के लिए। और डे ज़ीरो में फिर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ आदमी थोड़ा रेस्ट करता होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं ट्रैवल भी है, 60 किलोमीटर का ट्रैवल, जी। तो उसमें भी बच्चा थक जाता है और थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी होता ही होगा। जी, लंच जैसे ही आपको 2 बजे लंच दिया जाएगा, फिर उसके बाद 2-3 बजे से आपका डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाएगा, और वो तकरीबन 4-5 बजे तक चलता रहता है। उसके बाद आपको 6 बजे डिनर प्रोवाइड किया जाएगा, और फिर आपको, मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप स्क्रीन आउट भी होने वाले हैं तो कम से कम आप एक दिन एसएसबी का खाना तो खा ही पाएंगे। आपको एक दिन का स्टे तो मिलेगा कम से कम। नहीं, हाँ, बिल्कुल। लोग, क्योंकि मैंने देखा है जो अदर वो बोर्ड्स हैं उनमें काफ़ी सुबह रिपोर्टिंग होती है, और वो दिन के दिन ही वहाँ से स्क्रीन आउट होके अपने घर या अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ चले जाते हैं। खैर कोई नहीं, तो आपका
डे 1 मैं पूछना चाहूँगा कैसा रहा? क्योंकि डे 0 आपने बताया कि वहाँ पर मेनली डॉक्यूमेंटेशन और डे ट्रैवल ही चला। डे वन से ज्यादा इंटरेस्टिंग था हमारा डे जीरो, क्योंकि हम तो रिपीटर्स थे, और जो रिपीटर इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमारी फीलिंग से ज्यादा मैच कर पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग अलग ही लेवल पे जज कर रहे होते हैं फ्रेशर्स को और स्क्रीन आउट्स को साइड में खड़े हुए। तो डे वो जीरो ज्यादा हाँ, इंटरेस्टिंग था क्योंकि एनवायरनमेंट रहता है वहाँ। डे जीरो ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि जब हमको बसेस लेने आई, तब सियालदह स्टेशन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा स्टेशन है अगर आप कभी जाएंगे। और उसकी जो एक एंट्रेंस है वो इतनी छोटी है, वो मार्केट के अंदर बिल्कुल दबी हुई है, तो आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ पे स्टेशन भी है। लेकिन उसका जो सेकंड एंट्रेंस है जहाँ बसें खड़ी रहती हैं वहां पर काफी भीड़ रहती है। तो जो नेवी पर्सनल्स हमको लेने आए थे वो लोग क्योंकि यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, तो पूरी भीड़ चली जा रही थी और किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि नेवी पर्सनल्स गए कहाँ। फिर वहां के जो लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं कि अगर आप एसएसबी के लिए आए हैं तो बसें उस साइड खड़ी होती हैं, वहां जाइए, वहां आपको बैठाया जाएगा। तो पहले तो बच्चे खो गए कि जाना किधर है। तो टोटल 97 लोग थे जब तक हम बस में चढ़ रहे हैं, बसें आई हैं हमें लेने। 97 थे, जब हम गेट पे पहुंचते हैं वो 99 हो चुके हैं, दो लोग वहां गेट पे हैं। और उसके बाद ही जब हमारी काउंटिंग हो जाती है, लंच आता है, उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन शुरू होता है, तब लास्ट चेस्ट नंबर 99 बैठा हुआ था वहां आखिरी कॉलम में। लेकिन ओके। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा चलने के बाद ही पता चलता है कि वहां पे 101 हो चुके हैं। दो बच्चे ऑन स्पॉट आए हैं डॉक्यूमेंटेशन के समय। क्योंकि मतलब मैं किसी को एडवाइस तो नहीं करूंगा ये चीज करने की, लेकिन हाँ, ऐसे कोई कारण है जो आपके कंट्रोल के बाहर है और किसी भी वजह से आप नहीं पहुंच पाए हैं, तो डे जीरो में कुछ होना नहीं है, डे वन से ही टेस्टिंग होनी है। तो डे जीरो को आप उनको रिक्वेस्ट करके आप पहुंच सकते हैं आखिरी समय तक भी, क्योंकि डे वन टेस्टिंग डे है, तब तक आप पहुंच सकते हैं, आपको इतना बड़ा कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जानबूझ के ना करें, कोई सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न हो जो आपके कंट्रोल के बाहर है हाँ, तभी। मतलब एक बार उनको इन्फॉर्म कर दें कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, हाँ तो वो बिल्कुल। उस चीज़ को शायद आपको थोड़ा-सा लीनियंसी करके आपको एंट्री दे दें। मतलब रीजन। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद डे 0 एक तरह से एडवांटेज है उन लोगों के लिए भी, जो टाइम पर नहीं पहुँच पाते, लेकिन जी अगर वो बिल्कुल। लेट भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब जीरो डे जो है उसको आप कह सकते हैं कि आप रिपोर्ट कभी तक भी करें, क्योंकि मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। तो जब 101 हो चुके हैं, उसके थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि वो नंबर हो चुका है 104। तीन बच्चे और बढ़ चुके हैं, वो ऑन स्पॉट आ गए हैं, बता रहे हैं कि हमारी ट्रेन 7 घंटा लेट थी या 6 घंटे लेट थी, और वो ऑन स्पॉट आ गए उनको बता रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब हम वहां पर जो कैंडिडेट्स लाइन है वो अच्छी, मतलब क्योंकि नया बोर्ड बना है अभी 2019 में ही, तो कैंडिडेट्स लाइन काफी अच्छी बनी हुई है, वहाँ एक हॉस्टल हुँ, टाइप का हुँ। है पूरा, और आपको रूम्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो हम लोग, मैं और मेरा फ्रेंड जो पार्थ है और जो दो रूममेट्स और थे, हम लोग बातें कर रहे हैं वहां बैठे हुए। तभी जो वहाँ वार्डन है, रूममेट, वो आते हैं कि अरे आप लोगों के पास जगह है क्या। हमने कहा नहीं। कहते हैं कि अरे ये दो बच्चे और हैं, इनको भी रुकवा लीजिए। मतलब रात के 10 बजते बजते वहां पे 106 रिपोर्टिंग हो चुकी है जो सुबह 97 थी। तो बच्चे ये कभी मैं तक मानता रिपोर्ट हूँ कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है कोलकाता एसएसबी का, कि आप हाँ। इतनी लेट भी रिपोर्ट कर सकते हैं और आपको अलाउंस भी मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन मैं वही फिर से दोहराना चाहूंगा कि जानबूझ के ना करें, कि मतलब आप जानबूझ जानबूझ के जा ही नहीं रहे कि मैं पहुंच जाऊंगा आराम से। और हाँ, वो सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है आपके कि कैसे हैं। बिल्कुल। और वहाँ जो मतलब बच्चे थे जो लेट पहुंच रहे थे, मैंने उनसे पता किया कि मतलब कैसे आ रहे हो यहाँ पे बिना बसेस के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिमोट एरिया में है जो एसएसबी कोलकाता का सेंटर है। तो उन्होंने ओके। बताया कि आप सियालदह से एक लोकल ट्रेन ले सकते हैं, जैसे मुंबई के अंदर आप लोकल ट्रेन देखी होंगी वैसी कोलकाता के अंदर भी चलती हैं। तो आप सियालदह से डायमंड हार्बर स्टेशन है एक लोकल, वहां तक ट्रेन से आ सकते हैं, और वहां से आप कोई भी प्राइवेट व्हीकल को लेके एसएसबी पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ये काफ़ी अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि लोग इतना दूर जाते हैं और वहाँ उन्हें पता नहीं होता चीज़ों को कि कैसे हम वहाँ पहुँचे अगर चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है या हम लेट हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि आपका डे 1 कैसा स्टार्ट हुआ? मतलब कैसा ब्रेकफ़ास्ट रहा, फिर कैसे आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस रहा, फिर रिज़ल्ट्स के डे बाद वन डे क्या वन प्रोसेस हमारा रहा? डे वन हमारा हमें 6 बजे सुबह ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया था। उसके बाद 7 बजे से 6:50, 6:50
हमारी टेस्टिंग शुरू हो गई थी, हमको डिस्ट्रीब्यूट मतलब OIR के लिए बिठा दिया गया था और OIR चल रहा था। और जो मेरे 3 अटेम्प्ट हैं अभी तक के SSB में, उसमें ये सबसे हार्ड OIR था जो मैंने अभी तक देखा। मतलब किसी से भी पूछें आप वहां पे, जो 50 सवाल थे, कोई मतलब अपनी तरफ से ये नहीं कह पा रहा है कि मैं 40 पार कर पाया हूँ, सब बिलो 40 चल रहे थे। तो काफी हार्ड OIR था। और उसके बाद हमको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था फ्रेशर्स रिपीटर्स को अलग अलग PPDT के लिए। मतलब पिक्चर आई थी, सब लोग लिख रहे हैं अपना जल्दी जल्दी, जो हाथ चलते हैं PPDT में वही चल रहे हैं सबके। और फिर अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था बैचेस में, 15-15 के बैचेस बनाए गए थे और हमारा डिस्कशन वगैरह चल रहा था। तो जो मेरा ग्रुप था, जब हमारे ग्रुप का नंबर आया तब अच्छे से सबने दे दिया अपना नरेशन। और उसके बाद वही जो लड़ाई होती है रिपीटर्स में, सब चढ़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि अरे नहीं ऐसा था ऐसा था, और अपने पॉइंट्स को वैलिड वो बता रहे अक्सर हैं। देखा जाता है जीडी में, काफी एक फिश मार्केट की सिचुएशन आ जाती है। हाँ, तो फिर हमको जो GTO सर थे उन्होंने आधे आधे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो आधा ग्रुप था वो थोड़ा शांति में रहा। फिर जो मेरा ग्रुप था जहां से मेरी स्टार्टिंग थी, वो फिर भी वैसा का वैसा ही रहा, जो लड़ाई चल रही थी वैसी लड़ाई चलती रही सब। तो एट द एंड सर ने कह दिया कि ठीक है, हम लोग समझ गए, जो वो हमेशा कहते ही हैं कि हाँ आपका हो गया है। और फिर उसके बाद हमको लंच दिया गया फिर से डे 1 का। और उसके डे 1 के बाद सबका रिजल्ट्स आ गए। तो टोटल 106 रिपोर्टिंग थे और 24 स्क्रीनिंग हुए थे। ओके, तो ये भी मैं मानूंगा अप्रोक्स 1/4 के अराउंड। हाँ बिल्कुल। 1/4 तो स्क्रीनिंग रेट मेरे ख्याल से काफी कम स्क्रीनिंग रहता रेट है। स्क्रीनिंग रेट जो है नेवी टेक का ज्यादा रहता है आर्मी टेक के कंपैरिजन में। हाँ, क्योंकि एज कम्पेयर टू आर्मी। क्योंकि इसका एक रीजन भी है कि नेवी टेक में रिपोर्टिंग भी कम होती है। और क्योंकि उसकी कट ऑफ, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो उसमें वो 5th सेमेस्टर तक की कट ऑफ काउंट करते हैं। और 5th सेमेस्टर हम्म। तक इस बार की कट ऑफ 71.7 लगा दी गई थी, तो इसलिए लोग ज्यादा पहुंच नहीं पाते। ओके, तो जैसा आपने बताया कि 24 स्क्रीन हुए, उसमें आप भी होंगे, कभी आप यहाँ बैठे हैं हाँ हमारे पास। हाँ, मैं चेस तो नंबर 19 था। मतलब मैं और जो मेरा दोस्त है पार्थ, हम दोनों तो हम्म। वही जो आज तक होता आया है कि या तो होंगे या तो नहीं होंगे, हम तो इसी मूड से दोनों खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। और मेरा एक और SSB जो वाइजैक का बैचमेट था, वो भी मिल गया, वो भी साथ में खड़ा है कि भाई होंगे नहीं होंगे, अपना बातें चल रही हैं। अचानक से उसका नंबर पहले बोल दिया जाता है और उसको चेस नंबर 10 अलॉट हो जाता है। और मैं और मेरा दोस्त तब भी खड़े हैं कि हाँ भाई चल, घर तो चलना ही है, और हम डिसाइड कर रहे हैं कि कलकत्ता में कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं। इतने में ही इतने में ही वो बोलते हैं कि चेस नंबर मेरा आता है 78, और मैं स्क्रीन इन हो जाता हूँ, फिर चेस नंबर 19 मिल जाता है मुझे। अच्छा, नहीं वैसे आपने सही बताया, कोलकाता काफी एक अच्छी जगह है, उसे अपने आप में ही सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। जी तो जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छी जगह है घूमने की। तो बिल्कुल। डे 1 के स्क्रीनिंग के बाद क्या प्रोसेस रहा, क्योंकि मैंने सुना है वेरिफिकेशन भी होता है वहाँ पर, हाँ, डे 1 जब हम डॉक्यूमेंट लोग और ऐसे। स्क्रीन इन हो गए थे, तो मैं अपने उस दोस्त को विदा कह रहा हूँ। और भारी मन है कि वो भी मतलब एक ये भी, हार्ड टाइम होता है। हाँ मतलब थोड़ा बुरा लग रहा है कि ये भी साथ में हो जाता। अच्छा, मतलब डिजर्व तो करता है वो, तो मेरे को लग रहा है कि ये भी साथ में हो जाता, तो मैं उसको बाय बोल रहा हूँ, वो अपना जा रहा है। फिर हम सबको वही वेरिफिकेशन के लिए ले जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है। और वो चलता है अपना शाम 6 बजे तक चलता है। फिर हमको 2 मिनट फोन दिए गए कि घर पे बता दें कि अगले 5 दिन फोन नहीं दिया जाएगा। ये वहां पे एकदम स्ट्रिक्ट है कि मतलब, अगर मैं ऑडियंस को बताना चाहूँ तो ये 2 सलाह तो मैं दूंगा ही कि पहली तो ये कि आप भूल जाइए फोन मिलने वाला है 5 दिन के लिए। और दूसरी चीज है, जो उसमें लिखा हुआ है कि कोरोना रूल्स हैं, तो बेडिंग अपनी जरूर लेके जाएं। मैं बेडिंग के लिए, मैं और जो हम 24 लोग थे, बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं वहां पे। ओके ओके, तो वो कोरोना प्रोटोकॉल उनके थोड़े स्ट्रिक्ट हैं काफी हाँ मतलब मास्क चीजों और को। बेडिंग हमेशा मैंडेटरी है। वहां जो लिखा है, आपके पास एक लेटर आएगा जब एडमिट कार्ड आएगा, एक इंफॉर्मेशन आएगी, तो उसमें लिखा है कि बेडिंग आप लेके आए, और वो जरूरी है। बेडिंग नहीं दी गई थी, और वहां रात को ठंड हो जाती है एकदम बुरी वाली। हम लोगों की हालत थी बिल्कुल खराब, कोई किसी की चादर खींच रहा है, कुछ भी चल रहा है, और बेडिंग का जुगाड़ करा जा रहा है रात को। चलिए, वो भी एक मतलब चैलेंजिंग रहा होगा, लेकिन उसमें मजा भी आता है काफी। हाँ आप मिलते हैं एक दूसरे से, नई चीजें पता चलती है, इंटरेक्शन होता है, काफी बातें होती हैं।
तो अब डे 2 आपका कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब आपका साइक होता है, कुछ लोगों के इंटरव्यू भी होते हैं और तो शायद जीटीओ भी होता है शायद, अगर ग्रुप ज़्यादा हो जाए तो। हाँ, ये जो चीज आप कह रहे हैं, कभी कभी एफकेट जो एंट्री है जो एयरफोर्स वाली है वहां हो जाती है, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। तो हम लोगों को चार चार बंदों को एक एक रूम प्रोवाइड किया गया था। टोटल 6 रूम अलॉटेड हुए हैं। फ्रेशर्स को थोड़ा अलग ही रखा गया। कम फ्रेशर स्क्रीन इन हुए थे, लेकिन वही है कि डरे रहते हैं तो उनको थोड़ा अलग रखा गया था। रिपीटर्स को एक अलग रखा गया था। और जो मेरे साथ अदर 3 बंदे थे, तो पहले तो मैं उन लोगों को देख के डर रहा था कि आदित्य अब नहीं बचने वाला। ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हाँ, शाम होते होते जब डिनर करने गए हैं तो अच्छे से दोस्त बन चुके हैं, क्योंकि सब उत्तर प्रदेश रीजन वगैरह के ही थे। अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है सबके साथ। तो उसके बाद डे 2 हुआ। डे 2 में हम लोगों को वही सेम 6 बजे बोल दिया गया था कि आपका ब्रेकफास्ट होगा और 6:50 पे आपको टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो 6:50 पे टेस्टिंग शुरू हो जाती है। साइक मैम आती हैं कि ये शीट्स हैं अपना, और टेस्टिंग हो रही है। तो 12 की 12 स्टोरीज तो लिख ली हैं, अच्छी थी। इस बार एक चीज अच्छी ये थी कि मतलब मैं कहूंगा पहले से अच्छी साइक टीएटी स्टोरीज में लिख पाया। मेरे को खुद को ये फील हो रहा था कि इस बार स्टोरी सही डायरेक्शन में जा रही है। उसके बाद वेट भी 60 थे, तो 60 के साथ कर पाया था मैं पूरे 60। और एसआरटीज जो थी वो इस बार मैं कम अटेम्प्ट करवाया था, क्योंकि कर अच्छे से रहा था, उनको सही से एक्सप्लेन कर रहा था। तो मतलब ऐसा, क्वालिटी और क्वांटिटी आपने हाँ, प्रेफर करा? वही वही तो एसआरटीज में इस बार सिर्फ 33 अटेम्प्ट कर पाया। और एसडी जो ओके। था, एसडी मेरे को खुद को फील हो रहा था कि मतलब जिस हिसाब से लिखनी चाहिए चीजें उस हिसाब से मैंने लिखी थी। तो एसडी मतलब भी एक काफी खुद अच्छा था। से कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अब की हाँ, बार जो कि चीजें हैं वो पहले इस से बार थोड़ी साइक अच्छा जा रहा है, इम्प्रूव। मतलब पिछले से तो बहुत बेहतर जा रहा है, ये लग रहा था अंदर से। ओके, और फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू उसके भी आपको बाद उसी दिन शेड्यूल हुआ? हम लोग आते हैं, अपना वापस कैंडिडेट लाइंस में आ जाते हैं। तो जो वहाँ पे एक केयर टेकर थे, वार्डन कह लीजिए, उनको लिस्ट आ चुकी थी कि इन बंदों का इंटरव्यू होना है। तो वन जो 10 है चेस्ट नंबर, जैसे मैंने आपको बताया वो मेरा पुराना बैचमेट है, तो वो और मैं साथ में है। मेरा 19 है। तो सीक्वेंस आता है, 1 से लेके 9 तक के इंटरव्यू शेड्यूल्ड थे उस दिन। उसके बाद थोड़ी देर में आता है कि 11 से लेके 14 तक के भी इंटरव्यू शेड्यूल होने वाले हैं। 10 को स्किप कर दिया गया है। हमने कहा कोई बात नहीं, 10 का कल हो जाएगा। और जो 2 है उसको एक अलग ग्रुप, मतलब वहाँ 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, और जो चेस्ट नंबर 2 था उसको एक अलग ग्रुप में रखा गया, और बाकी लोगों को एक अलग ग्रुप में, और बाकियों को एक अलग ग्रुप में, इस तरह से रखा गया। तो जो वहाँ बोर्ड रिपीटर थे वो प्रेडिक्ट कर चुके थे कि जो चेस्ट नंबर 2 है उसका प्रेसिडेंट साहब लेने वाले हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब को हम लोग पहले ही दिन देख चुके थे सारे लोग। वो काफी ज्यादा मतलब एजेड और एक्सपीरियंस बंदे हैं। उसके बाद ओके। ठीक है, हम लोग अपना रिलैक्स हो गए हैं, शाम का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बातें वगैरह चल रही हैं, बॉन्डिंग चल रही है। फिर डे 3 जीटीओ सेम। उसमें उसमें हम लोगों को 6 बजे रिपोर्ट कर देना था जीटीओ के लिए। जो वहाँ के जीटीओ हैं वो मैं कहूँगा काफी ज्यादा फ्रेंडली और प्रोफेशनल दोनों हैं। वो मतलब उनके जो बात करने का मतलब एक तरीका है, डेकोरम मेंटेन रखते हैं, हाँ, मतलब एक दोनों चीजें हैं। वो डिसेंसी वगैरह। प्रोफेशनलिज्म को भी अपना बरकरार रख रहे हैं जो एक जीटीओ के पास होना चाहिए, और एक फ्रेंडली बिहेवियर भी रखते हैं कि बच्चे मतलब परफॉर्म कर पाए, डरे मतलब नहीं। उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, उसको थोड़ा वियर्ड या एब्सर्ड ना लगे। अब जो जीटीओ था हमारा 6 बजे शुरू हो जाता है सुबह। तो वही सबसे पहला जीडी। अब पता नहीं एसएसबी की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ होगा या नहीं, लेकिन जो हमारा ग्रुप था 8-8 बंदों के 3 ग्रुप थे, और जो हम 8 बंदे हैं वो ऐसा लग रहा है कि मतलब हम यहाँ क्या कहेंगे, एसएसबी में नहीं मिले, हम अपने घर से आए हैं सारे एक साथ। हम सब पड़ोसी हैं, साथ में खेल के बड़े हुए हैं सारे के सारे। कोई लड़ाई नहीं कर रहा है जीडी के अंदर। सब वो कह रहे हैं तेरे को पॉइंट आता है तू अपना पॉइंट बता दे, तुझे आता है तू अपना पॉइंट बता दे, कोई लड़ाई नहीं चल रही है। उसके बाद अपना GD2 होता है, उसमें भी सेम कंडीशन है, कोई लड़ ही नहीं रहा है। पीजीटी के अंदर भी मतलब जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, वो करेंगे कुछ नहीं, बस रस्सी को छूने का काम करेंगे, बल्ली को छूने का काम करेंगे कि हाँ मैं कर रहा हूँ। जबकि भाई जीटीओ साहब है, उन्होंने तुमसे ज्यादा बंदे देखे हैं, उन्हें पता है कि कौन छू रहा है कौन नहीं छू रहा है। तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो छुएंगे खड़े होके कि ऐसा कर दे ऐसा कर दे। लेकिन
हमारा जो ग्रुप है 8 बंदों का, वो उसमें भी सेम चीज, कोई लड़ ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि तेरे को ये आइडिया पता है कैसे सॉल्व होगा, तो तू आगे आ जा, मैं पीछे चले जा रहा हूँ। आपस में मतलब वो। काफी हाँ। बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी आप लोगों की, जो आपका 8 मेंबर का जो ग्रुप था, हाँ, ताकि अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से मतलब किसी को ये कोऑर्डिनेशन ना होता लगे है। कि उसने परफॉर्म नहीं कराया, उसे चांस नहीं मिल रहा था, उसे एक चांस दे सकते हैं। ये जीपी। काफी मतलब आपकी टीम वर्क काफी अच्छा चल रहा था, हाँ, इससे सेम पता चल सेम जीपी था। जीपी में मतलब जो स्टोरी लिख रहे हैं तो सारे लोगों की सेम सी स्टोरी हो गई थी। मतलब 90% जो स्टोरी थी वो हम 8 बंदों ने हम्म। सेम सी लिखी थी, तो कंक्लूड करना उसको बहुत ज्यादा आसान हो गया। और वो एक बार में सारे कंक्लूजन पे आ भी गए कि ठीक है, ऐसा ऐसा करने वाले हैं हम, और इस तरह से चीजें होंगी। ठीक है, सॉल्व हो गया जीपी बहुत आराम से। काफी सॉर्टेड रहा आपका जीपी भी। हाँ, जीटीओ में कह रहा हूँ ना कि एसएसबी की हिस्ट्री में शायद ही इतना अच्छा ग्रुप किसी को मिला होगा जो था। मतलब सारे एकदम अपने से बंदे, और लेक्चरेट भी सब और आसान फिर था। जीपीओ का आपका डे 2 कैसा था? डे टू हम लोगों को जल्दी रिपोर्ट करना था, क्योंकि हमारे ग्रुप का जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल था वो नहीं हो पाया है, और जो दूसरा ग्रुप था, जो ग्रुप 1, उनका हम्म। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल पहले दिन हो गया था। तो हम लोगों को ओके। सुबह 5:45 पे रिपोर्ट करना था जीटीओ ग्राउंड पे। तो वही अपना गए और सब दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मैं अब पता नहीं मुझे सीक्रेट रिवील करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ का जो कमांडो वॉक है वो, मैं कहूँगा ऐसा है कि बिल्कुल कार्डबोर्ड का बना हुआ है। वो बहुत बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। मतलब जैसे ही आप पहला पैर रखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो झूठ बोल रहा था, लेकिन जैसे ही आप अपना अगला कदम रखेंगे वो पूरा डांस करना शुरू कर देगा कार्डबोर्ड की तरह, और आप रत्ती भर भी उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बस यही सोचेंगे कि मैं जल्द से जल्द उतर जाऊं। बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो उसके बाद अपना कर रहे थे सारे के सारे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, कमांडो टास्क, ये सब खत्म किया, और हम्म। वापस अपने कैंडिडेट लाइंस में पहुंचे। और फिर से जो बाकी लोग थे उनकी इंटरव्यू लिस्ट आ गई। तो अब 14 लोगों का कल हो चुका है, जिसमें से 10 स्किप हो गया था। अब हम्म। 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 22, 24 सबकी कॉल आ गई है। 19 फिर से स्किप हो गया, मतलब मेरा। ओके। अब जब ये स्किप हो रहा है तो जो वहां के रिपीटर है वो समझा चुके हैं कि भाई तेरा नंबर आने वाला है प्रेसिडेंट साहब के सामने, तेरे को नीचे नहीं भेजा जाएगा। और क्योंकि जो बच्चे जा रहे हैं उनका मतलब अदर जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स रहते हैं वो लोग ले रहे हैं, और वो 25 से 30 मिनट के अंदर उनका पूछ के उनको भेज दे रहे हैं। और मतलब किसी से भी जैसे फीडबैक लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है अंदर, तो सब बता रहे हैं कि भाई PIQ CIQ पे ही चल रही हैं चीजें, कोई टेक्निकल बात नहीं चल रही। कोई नॉर्मल मतलब जो होता है अपना PIQ जो हम एसएसबी की तैयारी के समय करते हैं वही चल रहा है। और जो मतलब नॉर्मल काउंटर क्वेश्चंस रहते हैं वही चल रहे हैं। मतलब कोई टेक्निकलिटी या कोई करंट अफेयर है सच कुछ नहीं चल रहा है अंदर। मैं ठीक है, मैं और ज्यादा रिलैक्स हो गया हूँ। मैंने कहा सही है। लेकिन एक तरफ ये वाइब भी आ चुकी है कि तुम्हारा नंबर प्रेसिडेंट साहब के सामने आने वाला है, तो वो पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब जो तीसरा दिन था, GTO डे 2, जी। ओ। चौथा दिन कहेंगे। ओके, हाँ, ठीक ठीक। तो डे 2 जो है उस दिन चेस्ट नंबर 10, चेस्ट नंबर 19 की कॉल आ चुकी है कि तुम दो ही रह चुके हो और तैयार हो जाओ। सुबह 10:30 बजे, 10:30 बजे से हम दोनों तैयार हो चुके हैं कि भाई देखते हैं क्या होने वाला है। 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक तैयारी होके बैठे रहे, हमारे लिए कोई कॉल ही नहीं आ रही है। हम दोनों को लग रहा है ये हमारा आज भी भूल गए, ये कल ही पूछेंगे हमसे जो पूछना है। तो कोई फोन ही नहीं कर रहा है हम लोगों को। फिर कोई नहीं, दोपहर तकरीबन क्या कहेंगे 3 बजे करीब चेस्ट नंबर 10 के लिए कॉल आता है कि भेजो। चेस्ट नंबर 10 3 बजे चले जाता है, और वो वहां से लौट के आ रहा है तकरीबन 4:30 बजे, 1.5 घंटे बाद। तो हम लोगों को लगा कि भाई इसका तो अच्छे से हनन हो गया होगा आज, सब कुछ पूछ लिया होगा। अब वो आके कह भी रहा है कि भाई ये सब तो कह रहे थे कि PIQ CIQ पे बात चल रही है, मेरे से तो अलग लेवल की बातें चल रही थी वहां पे। मैंने कहा ठीक है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का? 4:30 बजे फिर मेरी कॉल आती है कि चेस्ट नंबर 19 को हम्म। भेजो। अब हार्ट बीट बढ़ चुकी है कि भाई प्रेसिडेंट साहब के सामने जाना ही है, और इतनी लेट हो ही चुका है सुबह से वेट करते करते कि अब देखेंगे क्या होने वाला है। तो मैं जाता हूँ 4:30 बजे वहां पर, और तकरीबन
5:05 तक, मतलब 35 मिनट्स में वेट ही कर रहा हूँ वेटिंग एरिया में बैठ के, कि अब क्या है वो शायद, या तो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट साहब उसको पूरी तरह से रीड कर रहे थे पीआईक्यू को, या मतलब अपने किसी काम में व्यस्त थे, लेकिन मैं 35 मिनट्स तक वेट कर रहा हूँ और प्रेशर और हार्ट बीट और बढ़ती जा रही है कि ऐसा क्या होने वाला है अब। उसके बाद मैं जाता हूँ अंदर। अब क्योंकि मुझे बाद में ये फैक्ट पता चला है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो भी इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करे हुए हैं और मैं भी इलेक्ट्रिकल से था। तो शुरू हो गया मेरा पीआईक्यू। तो उन्होंने साइड में रख दिया, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म उठाया और उसमें लिखा है कि फिजिकल एजुकेशन तुमने ली थी क्लास 12th में, और एज सच तो मैंने उसमें कुछ किया नहीं था क्योंकि मैं इतना कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलता नहीं था। तो मेरी बात चल रही है कम्प्लीटली फिजिकल एजुकेशन पे और गेम क्रिकेट, वो उसी पे प्रेशर क्रिएट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा पीआई के पूछते हैं, जो होता ही है कि तुम्हारा नाम, फादर, टीचर, ये सब। उसके बाद वापस वो मेरे को रोलर कोस्टर राइड में बिठा के डाल देते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में जो मैंने पढ़ा है वो सारा पूछ दे रहे हैं कि शिप पे मतलब जनरेटर को कैसे सिंक्रोनाइज करना है, सबमरीन के अंदर से गैस कैसे इजेक्ट आउट करनी है, और अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट हो रखा है, और मैं भी जवाब जितने बन पा रहे हैं मैं सारे दे रहा हूँ। लेकिन वही है कि एसएसबी इंटरव्यू में ना, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप कितने ही बड़े होशियार हो, कितने ही बड़े साइकोलॉजिस्ट से आपने ट्रेनिंग करी हो, आप पकड़े जरूर जाएंगे। तो मेरा ये सजेस्ट, फैक्टर होता है कि आपको ऑनेस्टी के साथ आंसर हाँ, देने हैं अगर आप। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर रनिंग करते हैं तो आप 1 किलोमीटर रनिंग ही बताइए, ये ना कहिए कि मैं तो साहब 5 किलोमीटर रनिंग कर देता हूँ। आप 5 किलोमीटर बोलेंगे, आपको रोलर कोस्टर में घुमा के थोड़ी देर में 5 किलोमीटर पूछ लिया जाएगा, आपको नहीं पता होगा। ठीक है। आप दो करेक्टर आपने बनाए कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, वो ये चीज करते हैं, थोड़ी देर में वापस वहीं पे चीजें आ जाएंगी और आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं होता, जो चल रही हैं चीजें ऑनेस्ट रहिए, वही अपना आंसर देते रहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सारी चीजें पूछ ली उन्होंने। फिर थोड़ा सा फिर से आते हैं सीआईक्यू के ऊपर कि ये फ्रेंड्स हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, ये सब करके वो मैं जवाब दे रहा हूँ। फिर एकदम से बात चलने लगती है कि हॉबीज, मैं कह देता हूँ कि सर ट्रैवलिंग है। वो पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, मैंने कहा यहाँ यहाँ ट्रैवल किया। इतने में बात आ जाती है कि किससे किया, मैंने कहा ट्रेन से किया। अब बात वापस हम्म। ट्रेन पे शुरू हो गई है, और वो मेरे को फिर ट्रेन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों पे रख के ग्राइंड कर रहे हैं अच्छे से, कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है। और मैं सही बता रहा हूँ, एक एक समय ऐसा आ चुका था, मुझे लगने लगा था कि प्रेसिडेंट साहब उठ के मुझे आज सूद देंगे बढ़िया करके। मतलब इतना ज्यादा एनवायरनमेंट में प्रेशर क्रिएट हो चुका है, वो भी क्योंकि मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। वो मेरे से चीजें पूछ रहे हैं, मैं उन्हें बेवकूफ भी नहीं बना सकता, कुछ भी बोल दूं। उनको मेरे से ज्यादा चीजें पता है, और बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो चुका है पूरे कमरे के अंदर, और लगने लगा है कि अब तू गलत बोला अगर कुछ भी तो प्रेसिडेंट साहब उठ के तुझे सूद देंगे आज, तू यहाँ से गन नहीं जाएगा। लेकिन ठीक है, सब कुछ चलता रहा, मैं आंसर देता रहा। और तकरीबन 6 बजे, मतलब कह लीजिए 55 मिनट के इंटरव्यू के बाद, मुझे सर ने कहा कि घड़ी की तरफ देखो, काफी समय हो चुका है बात करते करते। मैं भी देख रहा हूँ वहां सर। तो कह रहे हैं ठीक है, थैंक यू, कुछ पूछना हो तो पूछो, जो रहता ही है एंड क्वेश्चन। तो मैं पूछ रहा हूँ हम्म। कि सर मतलब एकेडमी के बारे में ही। तो कह रहे हैं, मतलब उन्होंने मेरे को जिस तरह से जवाब देना चाहिए था दिया, और उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ। तो तकरीबन शाम के 6 बज चुके हैं, और उसके बाद सीधा पहुंच जाता हूँ डिनर के लिए। और फिर जो साथ वाले लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, क्योंकि तेरा सबसे अलग लिया गया है, तुझे सबसे अलग ग्राइंड किया गया, तो बता क्या चल रहा था अंदर। फिर वही सब बातें बातें चल रही हैं, एनवायरनमेंट थोड़ा लाइट हुआ, मैं भी थोड़ा रिलैक्स हुआ। और उसके बाद अगले दिन की तैयारी, क्योंकि अगले दिन तो मेन बोर्ड कॉन्फ्रेंस है। तो फिर उसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस रहता है। जी। तो कॉन्फ्रेंस के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए आप अगले दिन कॉन्फ्रेंस थी, हम लोग सुबह तैयार होके अपना ब्रेकफास्ट करके और बैठ जाते हैं टेस्टिंग हॉल में आके। तो क्लोजिंग हम्म। सेशन होता है, जो कि वहां पे कैप्टन रैंक के एक सर थे, उन्होंने दिया है। क्लोजिंग सेशन देते हैं, और उसके बाद बारी बारी से सबकी वही बुला के वेटिंग एरिया में बैठा के कॉन्फ्रेंस चल रही है सबकी। और उसके बाद जब सारे लोग पूरे हो जाते हैं तब हमको लंच के लिए भेज दिया गया कि लंच कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोगों को भगाया जाएगा सही से। तो हम लोग लंच करने चले गए, उसके बाद वापसी आके बैठते हैं तो साइक मैम आई कि क्या होने वाला है, कि रिजल्ट सीधा सुनेंगे या थोड़ा सस्पेंस के साथ।
सारे लोग बोल रहे हैं कि सीधा ही सुन लेंगे। तो वो दो चेस्ट नंबर बोलती हैं, पहला चेस्ट नंबर 13। वो हम्म। खड़ा होता है, उसको थोड़ी देर, वो फ्रेशर था, उसको थोड़ी देर तो समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, तो वो खड़ा हुआ कि हाँ ठीक है। वो अपने नाम की स्पेलिंग भी थोड़ा इधर उधर कर रहा है, तो वो फिर से उसके नाम की स्पेलिंग पूछ रहे हैं कि यही है, कि हाँ अच्छा जी यही है। तो फिर वो बोलता है मैं तो साइड वाले से कर रहा हूँ बात, मैंने कहा अपना तो होना नहीं है, घर की टिकट देख लेते हैं क्या है। लेकिन एक फीलिंग थी कि अगर साई कितना अच्छा गया है और इंटरव्यू काफी लंबा चला है, तो मैंने कहा एक चांस ये भी है कि हो सकता है। तो वही अपना चल रहा है। उन्होंने बोला 19। मैं सीधे खड़े होकर अपना नाम बोल रहा हूँ। अब बच्चे कहते हैं कि आपको रोना आ जाता है, ये होता है वो होता है, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं सीधे एक, क्या कहेंगे, पत्थर के स्टेचू की तरह खड़ा होकर बस अपना नाम बोल रहा हूँ और उधर देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। पीछे सारे के सारे तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी। सब गले मिलने की कोशिश हम्म। कर रहे हैं कि भाई तेरा तो हो गया, तेरा तो हो गया। सब खुश हो रहे हैं अच्छे से। बस यही सब था। और फिर उसके बाद आपको मेरे ख्याल बाकी सबको भेज दिया जाता होगा। हाँ, उसके बाद फिर से एक बहुत सारे फॉर्म फिलअप कराए गए। और क्योंकि वहाँ का जो मेडिकल है वो वहाँ नहीं है, और रोज मतलब 60 किलोमीटर लाना ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो कमांड हॉस्पिटल आर्मी का है कलकत्ता के अंदर, आपको वहाँ शिफ्ट कर हम्म। दिया जाता है मेडिकल्स के लिए। ओके। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा अब तक, मैंने जो सुना कि काफ़ी बॉन्डिंग भी आपकी अच्छी हुई, आपने प्रीवियस जो अटेम्प्ट थे उससे भी काफ़ी कुछ सीखा और इसमें इम्प्लीमेंट भी करा, और फिर हाँ। रिजल्ट्स भी आपके फेवर में ही रहे। और क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप एक प्रेस्टिजियस जगह पर रेकमेंड होके जाएंगे। और आपका क्या फीलिंग रही थी, खुद से कैसा महसूस हो रहा था खुद कि से अब। तो वही है कि अब तुम अफसर बाबू हो जाओगे। अंदर से लग रहा है कि भाई अब तो व्हाइट यूनिफॉर्म आ जाएगी। लेकिन वहाँ जो जीटीओ सर हैं वो चीजों को काफी अच्छे से समझा देते हैं कि देखो, अगर तुम स्क्रीन इन हुए तब खुशी मनानी है कि नहीं मनानी है। अभी तुम्हें कॉन्फ्रेंस इन भी होना है, मतलब रिकमेंड होना है, फिर खुशी मनानी है नहीं मनानी है। अभी तुम्हें मेडिकल इन होना है, फिर खुशी मनानी है नहीं मनानी है। अभी तुम्हें मेरिट इन होना है, फिर खुशी मनानी है नहीं मनानी है। क्यों, अब तो रगड़ा स्टार्ट होना है। तो वहाँ जो जीटीओ सर है वो काफी अच्छे से एक सीक्वेंस समझा देते हैं कि भैया इतनी जल्दी खुशी नहीं मनानी है जब तक पासिंग आउट परेड ना हो जाए। हाँ, मतलब उन्होंने फैक्ट्स बताए हाँ। कि चीज़ों को जल्दी वो ना करें, एक्साइट ना हो चीज़ों से, हाँ कि जब मतलब तक जो आपका फाइनल। लेवल है, रिकमेंड होने के बाद जो आपका लेवल है उसको, मतलब घर जाके आप रिलैक्स मोड में ना चले जाएं, बल्कि उसको और ज्यादा इम्प्रूव करें, अपने आप को और ज्यादा एकेडमी के लायक बनाएं इसके बाद आप। वो ज्यादा जरूरी है। ओके। और और जो, आपका क्या टिप्स रहेगी, या क्या बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को कि वो क्या क्या फॉलो करें या क्या क्या गलतियां ना करें जो कॉमनली फ्रेशर खासकर जो करते हैं, टिप्स क्या कहना ये, चाहेंगे। टिप्स तो मेरी सबसे पहली टिप यही रहेगी कि खुद को ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश ना करें। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, आपको जो पेपर, जो एक्टिविटीज, जो टेस्टिंग करी जा रही है वो वहाँ प्रूफ हो जाएगी। जो आपके साथ वाले बंदे हैं उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर बना के रखें। सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि फालतू में आप अपने आप को ओवर इंटेलेक्चुअल दिखा रहे हैं कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, और आता आपको कुछ नहीं है। क्योंकि वहां पर हमारे साथ भी ऐसे बंदे थे, और उनको हम डे जीरो पे देख रहे हैं कि वो तो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं, बाद में देख रहे हैं कि वो तो स्क्रीन आउट वाली बस में बैठ के जा रहे हैं। तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। शांति के साथ खेलें। और देखो, साइक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि मतलब लोग कहते हैं, या कह लीजिए एसएसबी में कहा जाता है कि कॉन्फ्रेंस से पहले हम लोग डिस्कशन नहीं करते। पर ऐसा है नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो मेरी साइक की रिपोर्ट थी, जो मेरा एसडी था, वो मेरे जो आईओ हैं प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने पढ़ लिया है, उनको सब कुछ पता था। और वो मेरे से उन्हीं लाइंस पे फिर बात भी कर रहे थे, क्रॉस चेक भी कर रहे थे। तो वो है। फिर कहते हैं कि जीटीओ जो है, मतलब हम लोग बात नहीं करते, लेकिन जो मेरी जीटीओ की रिपोर्ट थी कि मैंने कितने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल करे हैं, या मेरे साथ स्नेक रेस पे क्या हुआ। क्योंकि मैं स्नेक रेस पे जो स्पाइडर वेब था उस पे उतरते टाइम थोड़ा स्लिप हो गया था एंड मूवमेंट पे, और नीचे गिर गया था। तो वो चीज नोट कर ली थी जीटीओ साहब ने। मैं उनको देख रहा हूँ साइड में कि उन्होंने कुछ लिखा है अभी अभी मेरे गिरते के साथ ही। और वो सेम चीज फिर प्रेसिडेंट साहब भी मेरे से क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो ये गलतफहमी छोड़ दें कि कुछ डिस्कस नहीं होता है। अगर आप जितना लेट इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आपकी रिपोर्ट उतना ज्यादा उनके पास पहुंच रही है, और उस हिसाब से ही बातें होंगी क्रॉस चेक। दूसरी चीज,
वहां पर आप जो टेस्टिंग है, जो जितने भी टेस्ट हैं, वो इस तरह से फ्रेम्ड है कि आपको इंडिविजुअलिटी और आपको ग्रुप टीम दोनों चीजें दिखानी है कि मैं टीम प्लेयर कितना अच्छा हूँ। तो अगर आप बहुत ही अच्छे हैं तो आप इंडिविजुअल जो चीजें हैं, जो आपका साइक है, वो पूरा आपके हाथ में है, खुद कीजिए। उसके बाद आपके जो आपका इंटरव्यू होना है वो आपके पूरे हाथ में, आप खुद कीजिए। उसके साथ ही साथ जो जीटीओ में इंडिविजुअल टास्क हैं खुद कीजिए, कमांड टास्क है खुद कीजिए। लेकिन जब बारी आती है जीपीई की, या कहिए जीडी की, या पीजीटी की, तो लोग उन लोगों को पता नहीं क्या मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं कि मैं इसमें अगर मतलब कुछ नहीं, मैं डोमिनेट कर लूंगा जीडी को, मैं इज द इज ऐसे करके बस बोलता रहूंगा तो मैं जीडी पार कर जाऊंगा। असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। जो सामने बैठे हैं, जो हम जैसे बैच को हर हफ्ते देख रहे हैं, उनको पता है कि कौन क्या बोल रहा है, कितना वैलिड पॉइंट है। तो अगर वैलिड पॉइंट है तो उसको अच्छे से रखो, डोमिनेट करने की कोशिश मत करो। मतलब मतलब जो है इज द आपको वो द दिखाना एक है, ही शब्द को आप आपको घुमाए जा रहे हैं। ठीक है। एग्जैजरेट नहीं करनी है चीजें। हाँ, मतलब पीजीटी है, उसमें आप कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि ग्रुप एक्सरसाइज है तो आपको ग्रुप के साथ खेलना है, आप ग्रुप में कंट्रीब्यूट करिए। आप ग्रुप में कंट्रीब्यूट ना करके वह जबरदस्ती मतलब फट्टे को उठा रहे हैं, जबरदस्ती बस लोड को नचा रहे हैं, रस्सी को छूने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं वाला है। क्योंकि जो ज्यादा अच्छे वैलिड आइडियाज दे रहा है, जो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, उसको जीटीओ साहब देख रहे हैं, और उसका जो आकलन है वो किया जा रहा है। तो उससे कोई फायदा नहीं होता कि चीजों को छुएं। अरे कितनी चीजें हैं जो सिर्फ ग्रुप में करनी है, बहुत ही कम चीजें हैं। बाकी जितनी चीजें हैं वो एक इंडिविजुअल को ही करनी है। तो अगर आप इतने अच्छे हैं जो रिकमेंड होने के लायक हैं, तो आप इंडिविजुअल वाले पार्ट को अपने हाथ से संभालिए। अगर आप रिकमेंड होने हैं तो बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन एक फ्रेंडली बिहेवियर रखिए, क्योंकि अंत समय पे आप जब ज्यादा क्या कहेंगे, ओवर एटीट्यूड दिखाएंगे, या इंटेलेक्चुअल ज्यादा बनने की कोशिश करेंगे, या कुछ भी करेंगे, और जब फिर आप कॉन्फ्रेंस आउट होके उन बंदों के साथ ही जा रहे होते हैं, तो आप आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे। सबसे जरूरी चीज ये है। हाँ, मतलब कि आपको अपना ट्रू जो आपका हाँ, सेल्फ है उसको वही लोगों रखना को चाहिए, वही बताना रखना है, चाहिए। एग्जैजरेट नहीं करना है चीज़ों को। बिल्कुल। खैर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपको, काफ़ी चीज़ें पता चली हमारी ऑडियंस को भी, आपने इतना अच्छा बताया, इतना अच्छे से बताया। और हम भी चाहेंगे कि जितनी भी ऑडियंस है वो आपकी जो गाइडेंस है उसको सुने और उससे सीखे, और फिर वो भी आप ही की तरह एक पोजीशन पे जाए जो सब पाना चाहते हैं। तो ये थैंक यू आदित्य, मैं सर। यहीं आपसे विदा लेना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू इट सर। वाज अ वेरी एक्सपीरियंस विद यू, एंड थैंक यू फॉर हैविंग सम टाइम विद अस। Thank you, sir. Thank you for giving me this chance to present myself and share my experience with the audience. And best of luck to everyone who is going for their SSB in these upcoming days. Prepare well and perform with your true self. Don't try to be over smart. ओके, ओके।